नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। दिन भर की ढेर सारी खबरों के बीच हर किसी की नजर होती है सियासी हलचलों पर। जब तक देश दुनिया की रंग बिरंगी खबरों के साथ सियासत की खबर ना मिले तब तक जानकारी अधूरी सी रह जाती है। तो सियासत के बिखरे रंगों को समेटकर हम करेंगे बात सियासत की। कभी बयानों से उपजी आफत की तो कभी जनता को सरकार से मिलने वाली राहत की भी बात होगी। सवालों की, जवाबों की, छिपी सियासी हरकत और चाहतों की भी आज बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। मोहन सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में सरकार अब हर घर दस्तक देने जा रही है। इसके तहत वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने कई योजनाओं को टारगेट पर लिया है जिनको जनता तक पहुंचाना है। हर योजना की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब इस अभियान पर भी मुख्यमंत्री की सीधी नजर रहेगी। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। हर घर दस्तक देगी मोहन सरकार, वंचित लोगों को मिलेगा हक, 63 सेवाओं को पहुंचाने का टारगेट, हर योजना पर मुख्यमंत्री की नजर, गांव में लगेंगे जनहित शिविर। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 1 साल बेमिसाल पर अब भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है। मोहन सरकार 1 साल पूरा होने पर जन कल्याण पर्व मनाने जा रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा, साथ ही हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभागों की गतिविधियों और विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी होगा। साथ ही शासन की 1 साल की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री इस महाअभियान को लेकर समीक्षा भी कर चुके हैं। सरकार प्रदेश के युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग पर फोकस कर रही है। ध्यान दीजिए तो इसमें 34 हितग्राही मूलक, 11 लक्ष्य आधारित और 63 अन्य सेवाओं को जनता तक पहुंचाने का टारगेट सेट है। इस अभियान के तहत संचालित गतिविधियों की सीएम हेल्पलाइन डैशबोर्ड पर मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसे मुख्यमंत्री, कलेक्टर समेत विभाग के आला अधिकारी भी देख समझ सकेंगे। वहीं अभियान अवधि में शहरी और ग्रामीण अंचलों में शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का निराकरण होगा। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। अभियान के तहत आयुष्मान योजना में 70 साल से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के कार्ड भी बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद 1 वर्ष इस सरकार का हो रहा है। ऐसे में सरकार के स्तर पर हमने 2 प्रकार के अलग अलग अभियान और पर्व 2 तरह से मनाने का प्रयास किया गया। एक हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए, जनहितैषी हितग्राहियों के लिए नगरीय स्तर पर सभी वार्डों में, पंचायत स्तर पर गांव-गांव के अंदर तक हमारी 56 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के हमारे वार्ड के अंदर पार्षद, वार्ड के अंदर के अधिकारी, कर्मचारी, नगरीय स्तर पर नगर निगम आयुक्तों को हमने इसका नोडल ऑफिसर बनाया है, जो 11 दिसंबर से लगा करके 26 जनवरी तक लगातार 40 दिन तक हमारे विभिन्न प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाकर के जो हितग्राही पात्र पाए जाएंगे उन सबको वह सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से जन कल्याण पर्व के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के स्तर पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए जो लगभग एक पखवाड़ा के रूप में लगेंगे, जिसको हमने नाम दिया जन कल्याण पर्व के माध्यम से, जिसमें लगभग 18,354 करोड़ के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग अवधि में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम का खाका तैयार किया गया है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में लगेंगे शिविर, पात्र हितग्राहियों को योजना का मिलेगा लाभ, बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। शिविरों की मॉनिटरिंग स्थानीय स्तर पर होगी। लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित होगा। भोपाल संभाग को मिलेगी 630 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। देखिए, मध्य प्रदेश की
सुशासन और गरीब कल्याण पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से डबल इंजन की जो सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चली, वो एक वर्ष अपना सफलता पूर्ण कर रही है। और ऐसे में हम हर अपनी उपलब्धि को, हर पर्व को जनता के साथ मनाते हैं। तो ये जन कल्याण पर्व के साथ शुरू होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 4 प्रमुख जातियों और वर्ग का उल्लेख किया, युवा, गरीब, किसान और महिला, इन चारों लाभार्थियों पर, इन चारों सशक्त जो समाज की शक्तियां हैं, इन पर ये आधारित होगा और इनके सभी के कल्याण के लिए जो योजना है वो जन जन तक भी पहुंचाई जाएंगी और इनके लिए क्या अमूलचूल कार्य किए जा सकते हैं, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों का रोस्टर लगभग तैयार हो गया है। समस्त वार्डों में लगने वाले शिविरों के स्थान और तिथि की रणनीति भी तैयार हो चुकी है। शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए नगरीय क्षेत्रों में जोन स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत क्लस्टर पर एक सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की गई। सरकार के 1 साल में किए गए जनहितकारी कार्यों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजन होंगे। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में भी बताया जाएगा। वहीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लोगों का अनावरण भी होगा और थीम लॉन्च की जाएगी। वहीं अभियान के तहत 16 दिन तक चलने वाले जन कल्याण पर्व में ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल, सागर, पचमढ़ी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। तो आपने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जाना। अब जानिए कि मोहन सरकार के 1 साल कितने बेमिसाल हैं। सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर केंद्रित प्रदर्शनी, भोपाल, सीहोर, रायसेन से युवाओं की रातापारे अभ्यारण्य तक बाइक रैली, अक्षय पात्र कार्यक्रम के तहत बच्चों को पोषण आहार किट का वितरण, ग्वालियर में तानसेन समारोह के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण, महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण, जबलपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण, उमरिया गांव में गौशाला का भूमि पूजन, रोजगार केंद्रित कार्यक्रम वन मेले का शुभारंभ, पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ, साधु संतों के साथ सीधा संवाद, पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों का सम्मेलन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी इंदौर में दीक्षांत समारोह, खंडवा ओंकारेश्वर में सोलर पार्क का लोकार्पण, उज्जैन में आईटी पार्क का भूमि पूजन, भोपाल में खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन, सागर में तालाब सौंदर्यीकरण का लोकार्पण, पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह स्मृति में कैबिनेट की बैठक, भोपाल में छात्र छात्राओं से संवाद कार्यक्रम। उधर मोहन सरकार के 1 साल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार 1 साल में घोषणा पत्र के जो वादे किए थे अभी तक पूरा नहीं कर पाई। आज प्रदेश के भीतर किसान, युवा, महिला, गरीब परेशान हैं। हर वर्ग चिंतित नजर आ रहा है। प्रदेश की जनता सरकार को नकारने के लिए तैयार बैठी है। देखिए, सरकार का 1 साल 13 तारीख को पूरा होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात तो करती है युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, लेकिन जो उससे घोषणा पत्र में थे वादे, वो सरकार 1 साल में पूरे नहीं कर पाई। आज किसान एमएसपी को लेकर परेशान है। इन्होंने ही बात करी थी गेहूं खरीदी की, इन्होंने ही बात करी थी धान खरीदी की। महिलाओं को 3000 का इन्होंने सपने दिखाया था, लेकिन वो सपने आज भी अधूरे। युवाओं की नौकरी की बात करी थी, 2 लाख लोगों की नौकरी की, आज भी वो नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर 1 साल में जनता के भरोसे खरी नहीं उतर पाई। कुल मिलाकर मोहन सरकार 1 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेगी। प्रदेश में 11 से 26 दिसंबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व में विभिन्न विकास की गतिविधियां आयोजित होंगी। वहीं पर्व का शुभारंभ 11 दिसंबर को भोपाल में लाडली बहना योजना की राशि वितरण से किया जाएगा। 47 दिन तक चलने वाले अभियान में मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के तहत प्रत्येक जिले में अंतर विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों के दल गठित किए गए हैं। ये दल हितग्राहियों को चिन्हित कर रहे हैं, उनके आवेदन प्राप्त कर शिविर का आयोजन भी कर रहे हैं। शिविर के बाद 26 जनवरी 2025 तक शेष लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया जाएगा। शिविर के दौरान और गणतंत्र दिवस पर ग्राम सभाओं में कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी अब महिला लीडरशिप को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बूथ के बाद बीजेपी मंडल और जिला स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। महिला नेत्रियों को मौका भी दिया जाएगा। कई जिलों की कमान भी महिलाओं को सौंपने की तैयारी है। केंद्रीय नेतृत्व भी महिला लीडरशिप को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है। भोपाल से एक खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में बढ़ेगी महिला लीडरशिप। बूथ के बाद मंडल और जिले में मिलेगा मौका। महिला नेतृत्व को आगे लाने पर जोर। कई जिलों में मिल सकता है महिलाओं को मौका। केंद्रीय नेतृत्व का महिला लीडरशिप पर फोकस। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने संगठन में महिलाओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर रही है। इसकी शुरुआत संगठन पर्व के तहत आयोजित बूथ अध्यक्ष से की जा चुकी है। हाल ही में बूथ स्तर के चुनाव प्रदेश में संपन्न हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने हुजूर विधानसभा से महिला कार्यकर्ता को चुना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार मंडल के बूथ क्रमांक 223 के अध्यक्ष के लिए महिला कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई। वहीं वी डी शर्मा की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में इस बार के संगठन चुनाव में अर्चना गोस्वामी पहली बार बूथ अध्यक्ष चुनी गई। अर्चना के साथ 11 पदाधिकारियों और सदस्यों को सहमति से चुना गया। ये पहला मौका था जिसकी शुरुआत महिला पदाधिकारी बनाकर की गई। अब बीजेपी संगठन के मंडल और जिला अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। साथ ही रायशुमारी के लिए जिला और मंडल स्तर पर मंथन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में रायशुमारी की प्रक्रिया अब 12 दिसंबर तक पूरी होगी। इसके बाद 15 दिसंबर तक सभी मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब रही, हम महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहे। हमारी सरकारों ने राजनीति में, नगरीय निकाय में महिलाओं को उचित स्थान दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद से पहला बिल अगर पास किया तो 33% आरक्षण। मध्य प्रदेश का संगठन इसके लिए बढ़ चढ़ के तैयारी कर रहा है। बूथ हो, मंडल अध्यक्ष हो या विभिन्न दायित्व, उस पर महिला कार्यकर्ता आएँ, सशक्त नेतृत्व निकले, ताकि कल के भविष्य को नेतृत्व देने वाली सशक्त महिलाएं समाज में उपलब्ध हों। प्रदेश में बीजेपी संगठन के हिसाब से 60 जिले। पांडुरना में जिला अध्यक्ष की कमान वैशाली महाले संभाल रही है। जिला स्तर पर महिलाओं की भागीदारी कम रही। बूथ, मंडल और जिलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। प्रदेश के 65,015 बूथों पर बूथ समितियों का गठन। बूथ समितियों में 1,95,000 महिलाओं को किया शामिल। 31 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। 60 साल तक के नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाने का क्राइटेरिया। 3 जिलों में संगठन चुनाव के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त। पर्यवेक्षक मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के नाम निकालेंगे। पर्यवेक्षक ही नामों को संगठन तक पहुंचाएंगे। देखिए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की यदि भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है तो उनके तो संगठन में लोकतंत्र है ही नहीं। उनके यहाँ तो पर्ची से अध्यक्ष बन जाते हैं और पर्ची से मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। अब ये संगठन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे हैं, महिलाओं को न्याय नहीं दे पा रहे हैं और मध्य प्रदेश के हालात आज ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं उन महिलाओं के लिए कार्य नहीं कर रही है जो प्रदेश के अंदर आज वंचित है, जो प्रदेश के अंदर आज शोषित है। उन महिलाओं के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है, केवल जनता को दिखाने के लिए कि हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। आज जब लाडली बहनों के साथ अत्याचार होते हैं तब ये भाजपा की महिलाएं कहाँ होती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ होते हैं। न भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा कर रही है और दिखावे के नाम पर प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही है। यदि प्रतिनिधित्व देना ही होता तो विधानसभा चुनाव में इन्होंने महिलाओं को उतना प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया, क्यों टिकट नहीं दिए। लोकसभा में भी उन्होंने इतने टिकट नहीं दिए। तो पहले प्रतिनिधित्व चुनावों में देकर बताए, बाद में आगे बात करें। फिलहाल 15 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के 1300 मंडलों में मंडल अध्यक्ष और 15 से 31 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों के चुनाव होने हैं। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी ने जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं।
इस बार बीजेपी ने इन्हें मंडल और जिला संगठन पर्व प्रभारी इनाम दिया गया। इन चुनावों के बाद प्रदेश बीजेपी को नए साल में नया अध्यक्ष भी मिलेगा। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में नेताओं के ही नहीं बल्कि कई महिला नेत्रियों के नाम भी आगे चल रहे हैं। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। देश की सियासत में हिंदू और हिंदुत्व पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा के बोल पर सियासी हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। इल्तिजा की सियासी इंतहा ने प्रदेश के भीतर, देश के भीतर सियासत गरमा दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है, अब इसी पर सियासत भारी नजर आ रही है। उनके बयान पर बाबा बागेश्वर ने पलटवार किया है। बाबा ने कहा कि हिंदुत्व एक दवा है, हिंदू एक विचार है, विचारधारा है, जीवन जीने की कला है, शैली है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि आखिर हिंदुत्व पर क्यों सियासी आर पार देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है। बहुत ही वाहियात है, ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इल्तिजा के बोल सियासी हल्ला बोल, इल्तिजा की सियासी इंतहा। हिंदुत्व बीमारी है, सियासत कितनी भारी है। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है। बाबा बागेश्वर की हिंदुत्व वाली दवा। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदू हिंदुत्व पर आर पार। देश की सियासत में एक बार फिर हिंदुत्व पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक बयान दिया, उसके बाद सियासत में भूचाल आ गया। महबूबा की बेटी ने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है, हिंदू और हिंदुत्व में काफी अंतर है। बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रतलाम की एक घटना का जिक्र किया। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब देखकर भगवान राम भी बेबसी और शर्म से सिर झुका लेंगे। उनके नाम का इस्तेमाल करके नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार कर दिया। हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है और भगवान राम के नाम को कलंकित किया है। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत अंतर है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें। उधर महबूबा मुफ्ती के बयान पर बाबा बागेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुत्व बीमारी नहीं बल्कि विश्व के लिए एक दवा है। ये एक जीवन शैली है और जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती को मानसिक उपचार की आवश्यकता है, उन्हें किसी मानसिक अस्पताल में जाकर इलाज करवाना चाहिए। ये मूर्ख हैं। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व की जीवन शैली है। हिंदुत्व की जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए सबसे अति आवश्यक है। और हमको जो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा। बहुत ही वाहियात है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है, इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। हिंदुत्व वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करता है। हिंदुत्व वो है जो सब में राम देखता है। हिंदुत्व वो है जो नर में नारायण देखता है।
हिंदुत्व वो है जो बेटी में गौरी देखता है। हिंदू हिंदुत्व पर यह सियासी लड़ाई देश में पहली बार शुरू नहीं हुई है। इससे पहले राहुल गांधी भी हिंदू हिंदुत्व का पाठ पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब महबूबा मुफ्ती की बेटी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार हिंदुत्व की परिभाषा गढ़ रहा है। इल्तिजा हिंदू धर्म को इस्लाम की तरह बता रही हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। वहीं बाबा बागेश्वर हिंदुत्व को दवा बता रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, जीवन शैली बता रहे हैं। अब देखना होगा कि हिंदू हिंदुत्व पर यह सियासी घमासान कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। छत्तीसगढ़ की सियासत में टीएस सिंहदेव की तारीफ पर अब सियासी तकरार देखने को मिल रही है। दरअसल साय सरकार ने अस्पताल की एक बड़ी सौगात दी, उसके बाद टीएस सिंहदेव ने इसकी तारीफ कर दी है। अब तारीफ पर तकरार भी है, तंज भी है, सियासत भी है। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ होना चाहिए। उधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हो गई हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारना सरकार की जिम्मेदारी है। टीएस सिंहदेव को प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा भी उठाना चाहिए। तो प्रदेश की सर्दी में अब सूबे की सियासत गर्मा गई है। इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। सियासत भी क्या गजब चीज है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा भी नहीं कहने देती। अब छत्तीसगढ़ के नेताओं को ही देख लीजिए, तारीफ पर टकरार हो रही है। सूबे के पूर्व उपमुखिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक पोस्ट क्या कर दिया, प्रदेश की सियासत में बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल हाल ही में सरकार ने राजधानी रायपुर के मैकहारा हॉस्पिटल के नए भवन निर्माण के लिए टेंडर जारी करा था। इसी विषय में जब टीएस बाबा की प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने लिखा कि मैकहारा हॉस्पिटल के एकीकृत नवीन अस्पताल भवन के निर्माण कार्य के टेंडर निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय को शुभकामनाएं। कांग्रेस की सरकार के दौरान हमारे द्वारा शुरू की गई इस पहल के अगले चरण में पूर्ण होने से प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। काफी अथक प्रयासों से इस बिल्डिंग के लिए सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया था, जैसे कि नाबार्ड से लोन लेना, भवन का नक्शा तैयार करना इत्यादि। दुख इस बात का है कि हम इसे अपने शासनकाल में पूर्ण नहीं कर पाए, परंतु यह देख अच्छा लगा कि आप इसे आगे ले जा रहे हैं। जनसेवा के कार्यों को यूं ही दलगत राजनीति और सरकारों के परे जाकर विस्तार दिया जाना चाहिए। बस यही वो पोस्ट था जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसी पोस्ट के साथ उस समय को भी याद किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश को सौगात और उस समय टीएस सिंहदेव ने उप मुख्यमंत्री होते हुए भी सराहना कर दी थी। खैर, अब टीएस सिंहदेव ने जो किया सो किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति की अपनी तासीर है। इसी पोस्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने किनारा सा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैकहारा को लेकर उनका निजी आकलन हो सकता है। पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य सेवा लचर हो चुका है। इधर मंत्री टंकराम वर्मा ने कह दिया कि सरकार जब अच्छा काम करती है तो तारीफ होती है। विपक्ष में तो इसका मतलब ये नहीं है कि विरोध कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने तारीफ की, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अच्छे कामों की हमेशा तारीफ होना चाहिए। विपक्ष में है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा विरोध करते रहे। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे टीएस सिंहदेव जी को हमारे सरकार के कामकाज अच्छा लगा तो तारीफ कर रहे हैं। इनके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। शायद टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में स्वीकृति हुआ शायद भवन, और वो भी हमारी सरकार की प्रोजेक्ट थी। सिर्फ इन्होंने राशि जारी करने का काम किया तो उनके लिए शायद धन्यवाद दिए। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को अगर देखें, सिर्फ एक ही अस्पताल क्यों, पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से लचर हो चुकी है। खेल हो या राजनीति, दोनों में एक बात तो समान रहती है कि अपना खिलाड़ी सामने वाली टीम से खेलने लगे तो नुकसान गहरा होता है। हालांकि यह अभी सिर्फ एक पोस्ट मात्र है। किसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए इंतजार जरूरी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा का लुत्फ उठाइए। कहीं सियासत है तो कहीं तारीफ, तो कहीं बयानबाजियों में निजी आकलन। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
सियासत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।